प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे जिसका शीर्षक है बचपन। पाठ 2 का शीर्षक क्या है? बचपन है। इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन से संबंधित यादों का वर्णन किया है। बचपन से संबंधित जो उनकी यादें हैं उनसे संबंधित वर्णन किया है तथा उनके बचपन के समय में और वर्तमान में कितना अंतर आ चुका है इससे संबंधित इसमें वर्णन किया है। इस पाठ को हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इसमें हमने कुछ बातें लेखिका के बचपन से संबंधित पढ़ चुके थे कि किस तरह के वो कपड़े पहनती थी, किस तरह से उनको दवाई के रूप में ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था, सुबह सुबह रविवार की सुबह वो क्या करती थी, जूते पॉलिश करती थी। इस तरह से बचपन से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। उनके बचपन में किस क्या क्या होते थे और वर्तमान में क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं। जैसे पहले उनके ग्रामोफोन होते थे, वर्तमान में टेलीविज़न और रेडियो हो चुके हैं। पहले कुल्फ़ी होती थी, आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा को अब किस में बदल दिया गया है? पेटीज़ में। इस तरह से पहले के और वर्तमान के समय में कितना अंतर आ गया है ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ से हम आगे यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह से मॉल से उन्हें क्या होता था, हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाने की क्या दी थी? छूट दी जाती थी। खरीदने की और खाने की छूट दी जाती थी। लेखिका के पास चॉकलेट और टॉफ़ी का क्या हो जाता था? स्टॉक हो जाता था। क्यों? क्योंकि लेखिका जो है वो चॉकलेट वहाँ पर मॉल में खड़ी होकर नहीं खाती थी, घर लौट कर आती थी, उसको रख देती थी और रात को बिस्तर में मज़े ले लेके सबको चिढ़ा के खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। लेखिका क्या कह रही हैं कि शिमला के काफल क्या होता है? एक फल होता है। जैसे सहतूत होता है उसी तरह का एक क्या होता है? काफल फल होता है। तो लेखिका कहती हैं कि शिमला के जो काफल हैं उनकी बहुत याद आती हैं। कैसा है उनका टेस्ट? खट्टे मीठे, एकदम कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी होते हैं। कुछ एकदम लाल होते थे और कुछ गुलाबी होते थे। रस से भरे हुए थे, कस्मल होते थे, बहुत ही टेस्टी होते थे। सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर ही क्या आ जाता है? लेखिका करिए मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है। लेखिका क्या कह रही है? चेस्टनट जो है वो एक और गजब की चीज़ है। कैसा होता है चेस्टनट? क्या होता है? एक फल होता है। किस तरह का होता है? जैसे अखरोट होता है उसी तरह का एक लकड़ी के जैसा सा क्या होता है? एक फल होता है जिसको कैसे खाते थे? आग पर भूने जाते थे और छिलके उतार करके मुंह में लेते थे। आग में भून करके छिलके उतार करके उसको खाया जाता था। तो वो उसके लिए भी लेखिका कह रही हैं कि वो तो और भी गजब की चीज़ है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब नज़र नहीं आती। जिस तरह से चने जोर गरम पहले बनाए जाते थे वह इस समय में नज़र नहीं आते हैं। किस तरह से बनाते थे? पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। वो पुड़िया कैसे बनाते थे? बिल्कुल कोन की तरह बनाते थे। नीचे से बिल्कुल छोटी और ऊपर से बिल्कुल बड़ा होता था, जिससे क्या होता था कि चने खाने के लिए जैसे ही चने हाथ डालो उसमें तो चने हथेली में आसानी से पहुंच जाएं। इस तरह से वो पुड़िया बनाई जाती थी। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। पहले पुराने समय में ये गाना चला था, चने जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चने जोर गरम, यह उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उस समय स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आने लग गया था। क्यों? क्योंकि उस समय चना जोर गरम जो है अत्यधिक प्रचलित था खाने में। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे। जब चना जोर गरम बनवाते थे तो कुछ बच्चे जो हैं पुड़िया के ऊपर तेज मसाला बुरकवाते थे और पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती रहती थी। गिरजा मैदान में घूमते थे तो पूरा गिरजा मैदान जब घूम लेते थे तब तक इस पुड़िया को चलाते रहते थे। एक एक चना पपड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय या रफ्तार होती थी। लेखिका क्या करे? बहुत ही स्वाद ले लेके उन चनों को खाया जाता था। एक एक चना और पपड़ी मुंह में डाली जाती थी और एक एक कदम उठाया जाता था। इनकी लय और रफ्तार जो होती थी वो एक अलग ही होती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। लेखिका क्या कह रही हैं कि छुटपन में, छोटे थे तब शिमला रिज के ऊपर हमने बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है,
शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। शिमला में रहने वाले हर बच्चे को वहाँ घूमने का मौका और घोड़ों पर सवारी करने का मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों पर कुछ कमतर करके समझते थे। घोड़ों को कुछ कमतर, लेखिका क्या कह रही है कि हम बताने क्यों घोड़ों को कुछ कम समझते थे, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे, हम उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका क्या कह रही है, हम घोड़ों को कम समझते थे, उन घोड़ों पर हम हंसते रहते थे, जब उन पर सवारी करते थे तो उन पर हम हंसते रहते थे। ये कह रही हैं कि ननिहाल के जो घोड़े थे वो कैसे थे, बहुत ही हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत होते थे। उन घोड़ों के बारे में फिर कभी हमें बात करेंगे। वहाँ के घोड़ों के बारे में क्या कह रही हैं कि फिर कभी हम बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने झाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घाटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। क्या कह रही हैं लेखिका वहाँ पे शिमला के नज़ारे के बारे में बता रही हैं कि शाम को वहाँ पे रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हैं, झाकू का पहाड़ है सामने शिमला रिज पे, और ऊंचा सा क्या बना हुआ है, एक चर्च बना हुआ है, और चर्च की घंटियां जो बजती थी वो दूर दूर तक उनकी क्या फैल जाती थी, गूंज फैल जाती थी। तो ऐसा लगता था मानो ये जो संगीत, घंटियों का जो संगीत है, उस संगीत से प्रभु यीशु जो हैं, यीशु कौन है, ईसाइयों की जो प्रभु हैं, हमारे यीशु प्रभु हैं, वो स्वयं कुछ कह रहे हो, ऐसा उस संगीत से प्रतीत हो रहा है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, सूर्यास्त का समय हो रहा है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं, और देखते ही देखते हैं बत्तियां टिमटिमाने लग गई, अर्थात अंधेरा होने लग गया था। अंधेरा होते क्या हो गई हैं, बत्तियां टिमटिमाने लग गई हैं। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। जैसे ही शाम का समय होता है तो रिज की जो रौनक है, शिमला रिज की जो रौनक है और अधिक बढ़ जाती है, और वहाँ की जो मॉल की दुकानें हैं वो लाइटों से चमकने लग जाती हैं और उनकी चमक और अधिक बढ़ जाती है। स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता हुआ कोलाहल नजर आता है। लेखिका करी सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। क्या करें, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों क्या हुआ करती थी, एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान के शोरूम में क्या बना हुआ था, शिमला में जो कालका ट्रेन चलती है, शिमला कालका जो ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, इसकी पटरियां थी और उस पर खड़ी हुई क्या थी, छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, ऐसा एक मॉडल बना हुआ था। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बना हुआ था और सामने सिग्नल देखता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हुई सुरंगें थी। इस तरह से किसका मॉडल बना हुआ था, एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान थी, उस दुकान के ऊपर शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। कैसा था, पटरियां बनी हुई थी, उन पटरियों पर ऊपर छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बना हुआ था, सामने सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई सुरंगें थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कौन सी, शिमला कालका ट्रेन। पिछली सदी में जो सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी वह शिमला कालका ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने के लिए क्या होते थे, बाहर दौड़ते थे। पहले जब कम चलते थे हवाई जहाज तो यही होता था कि बच्चे क्या करते थे, जैसे ही ऊपर हवाई जहाज की आवाज़ आती, एरोप्लेन की आवाज़ आती, तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर देखने के लिए दौड़ते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, उन्हें क्या दिखाई देता कि एक भारी भरकम सा क्या लग रहा है, पक्षी सा उड़ता हुआ नजर आ रहा है पंख फैलाकर। हवाई जहाज देखने में ऐसा ही लगता है कि बहुत बड़ा कोई पक्षी है जो उड़ता हुआ जा रहा है अपने पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब, उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। जैसे ही बच्चे बाहर आते तो ये कहते वह देखो वो पक्षी बड़ा सा जा रहा है, और वह गायब हो जाता। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड जो होती थी वो बहुत अधिक तेज होती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जहाँ पे गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था। उस गाड़ी की दुकान के पास में एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी भी नहीं भूलती।
यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा था, वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। मतलब पहला चश्मा कहाँ बना था लेखिका का? जो मॉडल वाली गाड़ी थी, जहाँ पे गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था जिस दुकान पे, उस दुकान के पास में एक और दुकान थी जहाँ पर क्या हुआ था, लेखिका का पहला चश्मा बना था। तो लेखिका करे उस दुकान को मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। वहाँ पर आंखों के डॉक्टर कौन है? अंग्रेज थे। वहाँ पर आंखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना पड़ा, अटपटा लगा। लेखिका कह रही है शुरू शुरू में जब मैंने आंखें चेक कराई तो मुझे चश्मा लगाना पड़ा, तो मुझे चश्मा लगाना बहुत ही अटपटा सा, अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, जैसे ही मैं चश्मा लगा के निकलते तो सारे छोटे बड़े, पहले यही होता था। आजकल तो क्या होता है कि जैसे ही डिजिटल का ज़माना आया है, आंखों में प्रॉब्लम सबको हो गई है, आंखों की समस्या सबके हो गई है। तो छोटे छोटे बच्चों के भी क्या हो जाते हैं, चश्मे चढ़ जाते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में क्या होता था, किसी किसी को भी चश्मे की ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो खान पान होता था बहुत, वो भी बहुत क्या होता था, शुद्ध होता था। इसलिए उन्हें हरी सब्जियां उनको मिलती थी, हरी सब्जियां वो खाते थे। लेकिन आजकल खान पान में भी चेंज आ गया है और डिजिटल का जो ज़माना आ गया, उसमें आँखों की जो समस्या है वो हर एक को हो जाती है। तो चश्मे आजकल देखने में सबके मिल जाते, अधिकतर जो हैं वो चश्मे लगाए हुए दिख जाते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। तो लेखिका कह रही है कि जैसे ही मैं चश्मा लगाकर बाहर निकलती थी तो छोटे बड़े जो थे मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? क्या कहते? आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में, इतनी जल्दी इस उम्र में ऐनक लग गया? दूध पिया करो। मैंने डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। जो डॉक्टर ने मुझे कहा था वो ही मैं क्या कर दी, दोहरा देती कि कुछ दिन अगर ऐनक पहनूंगी तो मेरा ऐनक उतर जाएगा। कुछ दिन लगातार, ऐसा ही कहा जाता है कि अगर आपके चश्मा लग जाता है तो आप लगातार उस चश्मे को पहनोगे कुछ दिन तक, तो वो आपके नंबर वापस आंखों के बढ़ जाएंगे, वो सही हो जाएंगे और वो चश्मा जो है वो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेखिका क्या कह रही है, डॉक्टर साहब ने तो कहा था कि लगा के रखोगे तो उतर जाएगा, लेकिन मेरा चश्मा अभी तक नहीं उतरा है। नंबर बस कम ही होता रहा है, नंबर कम हो जाता है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे, दिन की रोशनी में काम नहीं करते हैं, जबकि कब काम करती थी, रात में करती थी टेबल लैंप के सामने, इसलिए आंखें खराब तो होंगी। तो इसके अलावा और क्या होगा? लेखिका करें भाई, इसके अलावा और क्या होगा? चश्मा तो कैसे उतरेगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देख कैसी लग रही है। मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और क्या कहा था कि देख कैसी लग रही है तू। आँख का चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसके चचेरे भाई ने क्या कह के चिढ़ाया उनको आँख का चश्मा लगाया, आँख पर चश्मा लगाया ताकि दूर की सूझ जाए। ये नई लड़की, उस लड़की को यह मालूम नहीं कि इस चश्मे को लगाने से सूरत कैसी बन गई, उसकी लंगूर की जैसी सूरत बन गई। मैं खींची, मुझे गुस्सा आया कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा नहीं लगा। उसने जो शेर किया था, इस तरह से शेर बनाया था, वह मुझे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका क्या कह रही है, जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रह गई। वो क्या सोच रही थी कि कहीं सच में मेरी सूरत लंगूर की जैसी बुरी तो नहीं लग रही है। और सोचने लग गई अपने मन ही मन में, सूरत बनी लंगूर की। फिर खुद ही सोचती हैं कि नहीं नहीं, फिर सोचती हैं हाँ हाँ, मतलब अपने मन ही मन में वो क्या करने लग गई, विचार करने लग गई। ये सभी के साथ होता है। कई बार हमें कुछ कह देते हैं तो हम उसको सोच सोच के क्या हो जाते हैं, उसके बारे में परेशान हो जाते हैं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। जब मैंने चश्मा लगाया हुआ था फिर छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रख लिया तो कुछ तो अजीब लगा, और उसमें मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब थोड़ा सा अजीब लगता था, लेखिका कह रही है, लेकिन अब तो ये चश्मा जो है चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा होता तो चेहरा खाली खाली लगने लग जाता। अब चश्मे की ऐसी आदत हो गई है कि अगर चश्मा उतरा हुआ होता है तो चेहरा क्या होता है, खाली खाली लगने लग जाता है। ऐसा होता है, स्वाभाविक है। हमने किसी को चश्मे में देखा है रोज, और किसी दिन उसको बिना चश्मे के देखते हैं तो हमें भी लगता है कि इसने क्या नहीं पहन रखा है, कुछ खाली खाली सा दिखने लग जाता है।
याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर लिए हैं, कई रंगों की मेरे पास टोपियाँ हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुलभती वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका क्या कह रही है, दुपट्टों में तो परेशान होते हैं, शिमला में क्या पहनी जाती हैं, सहज होती हैं और सहल सुभीते वाली, मतलब अत्यधिक वो क्या होती हैं, आरामदायक होती हैं। हिमाचल की जो टोपियाँ हैं वो ही ओढ़ना मुझे क्या है, पसंद है। इस तरह से लेखिका ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने बचपन की जो यादें हैं वो हमारे साथ में बांटी हैं। आगे हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसमें से जो भी आपको ओबीटी मिलती है आप उसको पूर्ण करें।